डियर लर्नर, जय हिंद। मैं सुल्तान। स्वागत है आपका आज के स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 24 यानी कि 24वीं एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक से संबंधित एमसीक्यू सीरीज 1 से 23 तक के वीडियोज बनाए जा चुके हैं। आप उन्हें भी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं उसमें, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। चाहे आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी तरीके की वैकेंसी जिसमें स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आते हों, उनमें ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं उन सभी वीडियोज को भी आप चैनल में जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू सीरीज के नाम से होगा। इसके अलावा उन सभी वीडियोज का लिंक भी आपको इस एमसीक्यू सीरीज 24 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें यहाँ से भी देख सकते हैं क्लिक करके। इसके अलावा चैनल में और भी बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ थ्योरी से रिलेटेड पड़े हैं, जिनमें स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन या रिहैबिलिटेशन, इसके अलावा साइकोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस पड़े हैं। आप उन्हें देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हैं। यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। प्रश्न नंबर 1 जो आपके सामने है, पहला प्रश्न कि आरटीई अधिनियम के अनुसार विकलांग बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की उम्र क्या है, यानी कि कितने वर्ष तक के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसे हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी 6 से 20 तक के लिए, ऑप्शन सी 6 से 18 वर्ष तक के लिए, या ऑप्शन डी 6 से 16 वर्ष यानी कि ईयर्स तक के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। और खास करके जो विकलांग बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन सब के लिए 6 से 14 वर्ष तक ही है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, 6 से 18 वर्ष तक। और ये सवाल बार बार पूछा जा चुका है, सीटेट में भी पूछा जाता है, विभिन्न प्रकार के स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और भी जितने भी एग्जाम हैं सब में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि IEDSS योजना कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 एंड ऑप्शन डी 2011। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2009। जो IEDSS है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है जिसमें दिव्यांग बच्चों से संबंधित बेहतरीन उनके अकॉर्डिंग टू नीड एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि चलन या हड्डी रोग क्षति के कारण हो सकता है, यानी कि जो लोकोमोटर है या ऑर्थोपेडिक जो इम्पेयरमेंट होता है वह किसके कारण हो सकता है, ये देखते हैं हम। ऑप्शन ए कंजेनाइटल कॉजेस यानी कि जन्मजात कारण, ऑप्शन बी एक्वायर्ड कॉजेस यानी कि अर्जित कारण, ऑप्शन सी हेरिडिटरी कॉजेस यानी कि वंशानुगत कारण, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। अब देखिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जब पैदा होते हैं तो जन्मजात ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जैसे माता पिता दोनों अगर दिव्यांग हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा भी दिव्यांग हो।
जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बच्चा जन्म लेता है और वो दोनों पैर उसके या हाथ में या शारीरिक रूप से कोई यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। अर्जित कारण में एक्वायर्ड यानी कि बाद में हो जाते हैं, कभी पैर कट गया, कभी चोट आ गई, कभी कुछ हो गया, इससे कि जो परमानेंटली हो जाता है। साथ ही वंशानुगत भी होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि माता पिता भी यदि है तो बच्चे में भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि PWD एक्ट 1995 की टैगलाइन क्या है। ये टैगलाइन हर व्यक्ति अपना बनाना चाहता है, हर स्कीम की टैगलाइन होती है, हर एक्ट की टैगलाइन होती है, तो कुछ ना कुछ कुछ विशेष होता है किसी में। तो 1995 जो PWD एक्ट है, जिसे हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट कहते हैं, तो उसकी टैगलाइन क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, यानी कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी। ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जो कन्वेंशन है वो। ऑप्शन सी नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबल्ड, यानी कि विकलांगों की राष्ट्रीय नीति। और ऑप्शन डी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी। आप जानते हैं कि जो PWD एक्ट का जो फुल नेम है तो केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 नहीं है। जब आप उसका फुल नेम लिखते हैं तो लिखते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, देन ब्रैकेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, देन ब्रैकेट क्लोज एंड 1995 एक्ट। तो ये उसका फुल नेम है और वही इसकी टैगलाइन है, जिसमें समान अवसर प्रदान किया जाता है, अधिकारों का संरक्षण दिया जाता है, साथ ही उनको पूर्ण भागीदारी भी प्रदान की जाती है। बाकी ये तीनों इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसके टैगलाइन नहीं है। ये जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ PWD है, ये अगर UN लग जाता तो UNCRPD हो जाता। विकलांगों की राष्ट्रीय नीति है तो इसके लिए अलग से प्रावधान है, जो एजुकेशन की पॉलिसी भी बनी है विकलांग की, तो वो है, लेकिन PWD की टैगलाइन नहीं है। भारतीय पुनर्वास परिषद एक अलग ही अधिनियम है, तो वो इसकी टैगलाइन नहीं है, इसलिए ये तीनों सही नहीं होंगे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दो या दो से अधिक अक्षमता की स्थिति संबंधित है, यानी कि जब किसी व्यक्ति में एक नहीं दो हो या फिर दो से अधिक हो तो फिर वो किससे संबंधित होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि श्रवण बाधिता। ऑप्शन बी डिसेबिलिटी, यानी कि अक्षमता। ऑप्शन सी मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि बहुविकलांगता। ऑप्शन डी ऑटिज्म, यानी कि स्वलीनता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि बहुविकलांगता, क्योंकि एक से अधिक है। बहु का मतलब होता है, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को चलने फिरने में भी दिक्कत है और किसी व्यक्ति के दोनों हाथ भी नहीं हैं और कोई व्यक्ति सुन और बोल भी नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का मैं नाम बताऊं, गौकरण पाटिल, आप नेम सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पेंटर है और राष्ट्रपति से अवार्डेड है। जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं जो हमारी जो राष्ट्रपति थी पहले, उन्होंने उसको अवार्ड किया है। उन्होंने अवार्ड दिया है, पुरस्कार दिया है कि पैर से बेहतरीन पेंटिंग के लिए। दोनों हाथ नहीं है, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और पैर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है चलने पे, लेकिन एक पैर ठीक है, उसी में पेन पेंसिल पकड़ करके सारा काम करते हैं, साथ ही सेल्फ एक्टिविटी खुद करते हैं एंड यहाँ तक कि कंप्यूटर भी खुद पैर से चलाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उनके अंदर एक नहीं बल्कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है और बोलने और सुनने की भी समस्या है, तो ये कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। और श्रवण बाधिता तो केवल एक है, वो दो भी नहीं है। अक्षमता क्या है, डिसेबिलिटी है, जो फंक्शनली प्रॉब्लम होता है, किसी को फंक्शन संबंधित कार्यात्मक रूप से अक्षमता, कार्यात्मकता को दर्शाती है ये। और स्वलीनता एक अपने आप में अलग समस्या है। तो ऑप्शन सी सही होगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि बहुविकलांगता।
क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि यदि कोई बच्चा रीता को रीता पढ़ता है तो वह संबंधित है। ध्यान दीजिए, रीता को रीता पढ़ता है तो वह संबंधित है। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन डी डिसलेलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। आप जानते हैं कि पढ़ने से संबंधित होता है, और जो पहला है डिस्ग्राफिया वो लिखने से संबंधित होता है, इसलिए वो ऑप्शन सही नहीं होगा। और जो ऑप्शन सी है डिस्प्रैक्सिया, इसमें मोटर स्किल मूवमेंट प्रॉब्लम भी होता है, तो ये संबंधित नहीं होगा। एंड जो डिसलेलिया है, डिसलेलिया भी जैसे बोलने से संबंधित प्रॉब्लम होता है, हकलाना तोतलाना, तो इसलिए ये भी सही नहीं होगा। लेकिन अब रीता को रीता पढ़ता है तो ये डिसलेक्सिया से संबंधित है, क्योंकि पढ़ने से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि वह व्यक्ति जो जन्म से श्रवण बाधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न देखिएगा, वह व्यक्ति जो जन्म से श्रवण बाधित नहीं है लेकिन भाषा और वाणी के विकास से पहले सुनने की क्षमता खो देता है। मान लीजिए कि जन्म लिया है और श्रवण बाधित नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और भाषा का विकास, वाणी का विकास नहीं हो पाता है, लेकिन वो जन्म लेने के बाद सुनने की क्षमता खो देता है, यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाता है, तो फिर वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाय बर्थ डेफनेस यानी कि जन्म से बधिर, ऑप्शन बी प्रीलिंगुअल डेफनेस यानी कि पूर्वभाषी बधिर, या ऑप्शन सी पोस्ट लिंगुअल डेफनेस यानी कि पश्चभाषी बधिर, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी प्रीलिंगुअल डेफनेस। प्रीलिंगुअल डेफनेस क्यों सही होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा और वाणी के विकास से पहले ही खो दिया है क्या? अपनी सुनने की क्षमता को, तो इसलिए पूर्वभाषी बधिर हो गया। पूर्वभाषी है मतलब भाषा से पहले बधिर हो गया, तो इसलिए उसको प्रीलिंगुअल डेफनेस के नाम से हम जानते हैं। और जन्म से बधिर तो यहाँ पर सवाल ही नहीं पूछा है, केवल इससे संबंधित है। ये पश्च बधिर मतलब होता कि ये भाषा और वाणी सीख लेता उसके बाद बधिर होता। जैसे 5 साल 10 साल 20 साल हो गया, बच्चे ने शब्द सीख लिया, बहुत सारे सिचुएशंस को जान लिया, परिस्थितियों के बारे में शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकता है, तो उसके अंदर भाषा का विकास हो गया है, लेकिन वो क्या है, बधिर हो गया है बाद में, तो इसलिए वो पश्चभाषी बधिर हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। और जो ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे में 3 में से एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रश्न 8, ब्रेल है यानी कि ब्रेल द ब्रेल इज, देखते हैं ब्रेल क्या है। ऑप्शन ए ब्रेल क्या है? स्पीच यानी कि वो एक बोली है। ऑप्शन बी एक भाषा है यानी कि लैंग्वेज है, या ऑप्शन सी एक स्क्रिप्ट यानी कि लिपि है, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी में से। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्क्रिप्ट यानी कि लिपि है। आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं इसको, और यह है दृष्टिबाधितों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, इसलिए हम इसको लिपि कहते हैं। और जो स्पीच हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, एंड भाषा एक अलग है, ब्रेल से संबंधित नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लिपि सही है। क्वेश्चन नंबर 9, श्रवण यंत्र पहना जाता है। ये तो ऐसा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कह दीजिएगा कि सर श्रवण यंत्र पहनते हैं कहाँ, कान में। तो ऑप्शन है भी कि ऑप्शन ए कानों में, यानी कि श्रवण यंत्र पहना जाता है कहाँ, कानों में। ऑप्शन बी अच्छे कान में, ऑप्शन बी खराब कान में, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप गलती कर देंगे तो प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इन बेटर ईयर, यानी कि अच्छे कान में हमेशा श्रवण यंत्र पहना जाता है।
क्योंकि खराब कान में क्या होगा, जब ऑलरेडी खराब कान है, ऑलरेडी उसमें लॉस है, तो उसमें लगाने से हियरिंग एड आवाज़ थोड़ी बना देगा। क्योंकि हियरिंग एड का काम है कि आपके पास जो भी रेजिडुअल हियरिंग है, थोड़ा बहुत बची हुई श्रवण शक्ति है, तो वो बाहर की आवाज़ों को कलेक्ट करके और जो आपके अंदर की है उन दोनों को मिला करके जब एक क्या करता है, आवाज़ को बढ़ा देता है, जिससे आप जो थोड़ा थोड़ा सुन पाते थे वो अब आप तेजी से सुन पाएंगे। यानी कि आवाज़ को बढ़ाने का काम करता है श्रवण यंत्र। और अगर खराब कान में पहना देंगे तो बिल्कुल भी आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि खराब कान में तो किसी भी तरीके का हलचल है ही नहीं, एक्टिविटी है ही नहीं, हियरिंग रिलेटेड यानी कि सुनने से संबंधित कुछ है भी नहीं, इसलिए वो काम नहीं करेगा। और हमेशा जो श्रवण यंत्र पहना जाता है वो अच्छे कान में ही पहना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में, ऐसा नहीं कि आपके लिए सवाल आ जाए कि श्रवण यंत्र पहना जाता है, आप तो तुरंत ध्यान में लगा दें कि सर कानों में पहना जाता है, तो ऑप्शन ए सही कर दें, बट वो नहीं, ऑप्शन बी सही है, अच्छे कानों में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि ISL का पूर्ण रूप है। देखते हैं ISL। ऑप्शन ए इंडियन सिग्निफिकेंट लैंग्वेज, ऑप्शन बी इंडियन स्कूल लैंग्वेज, एंड ऑप्शन सी इंडियन साइन लैंग्वेज, ऑप्शन डी इंडियन सेकेंडरी लैंग्वेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडियन साइन लैंग्वेज। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको हम भारतीय सांकेतिक भाषा कहते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज। इसका कई बार जिक्र हो चुका है विभिन्न प्रकार की सीरीज में। यदि आपने और भी सीरीज़ नहीं देखी है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, तो बाकी सीरीज भी देखिए, आपको सभी प्रश्न जरूर पसंद आएंगे और आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि गणना संबंधित समस्या होती है, यानी कि अगर किसी को कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है तो देखते हैं। ऑप्शन ए वो डिसलेक्सिया से संबंधित होता है, ऑप्शन बी डिसग्राफिया से, या फिर ऑप्शन सी अफेजिया, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से संबंधित होता है, और जो डिस्ग्राफिया है वो लिखने से संबंधित होता है, और अफेजिया जो भाषाई संबंधित। तो हमारा ऑप्शन इसमें नहीं है जो सही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन होता डिसकैलकुलिया तो वो सही हो जाता, क्योंकि डिसकैलकुलिया जो संबंधित समस्या होती है उसमें गणती गणना में प्रॉब्लम होती है, और ये अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि प्रश्न 12 जो आपके सामने है कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत अटपटा है। क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी से संबंधित है, ऑप्शन सी करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित है, या ऑप्शन डी टीचर यानी कि शिक्षक से संबंधित है। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित है। क्यों पाठ्यक्रम से संबंधित है? आप कहेंगे कि सर शिक्षक तो हमें बताता है कि क्या पढ़ना है और इसे क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ना है, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि शिक्षक को भी कौन बताता है, पाठ्यक्रम। क्योंकि आप सपोज अगर आप ये देखें कि अगर अभी मैं ये MCQ सीरीज निकाल रहा हूं तो मैं आपके पाठ्यक्रम के आधार पर निकाल रहा हूं, क्योंकि शिक्षक को भी आदेश और निर्देश कौन देता है, पाठ्यक्रम। शिक्षक अपने अनुभवों आदर्शों के अनुरूप उस विषय वस्तु को विद्यार्थी तक पहुंचाता है, वो बताता है कि क्यों पढ़ना है, और ये पाठ्यक्रम में लिखा रहता है कि पढ़ने के बाद क्या लाभ होगा, इससे अब क्या ऑब्जेक्टिव है इसके।
आप कैसे पढ़ेंगे, कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा पाठ्यक्रम बताता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये सब जब प्रक्रियाएं होती हैं तब उसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा हमें ये थोड़ी बताती है कि क्या पढ़ना है। जब हम सब चीज़ पढ़ लेते हैं, वही तो जो हम सीखते हैं वही तो शिक्षा होती है। अधिगम को ही हम शिक्षा कहते हैं। और विद्यार्थी सीखता है और शिक्षक सिखाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम से संबंधित है, क्योंकि ये सब पाठ्यक्रम से ही रिलेट करते हैं। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो विषय वस्तु नहीं होगा, यानी कि कंटेंट नहीं होगा। और जब कंटेंट नहीं होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या, और जब पढ़ाएगा क्या तो पढ़ेगा कौन, विद्यार्थी नहीं होगा। और तो जब ये तीनों नहीं होंगे तो फिर शिक्षा कहाँ होगी, लर्निंग कहाँ होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी पाठ्यक्रम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है कि TLM का पूर्ण रूप है। बहुत ही सरल है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। केवल सरल दिखता है, जब आप नहीं पढ़ते तो आपके लिए यही कठिन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए टीचर लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन बी टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल, ऑप्शन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड ऑप्शन डी ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, यानी कि जिसे हम हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, जो काम आता है, पढ़ाने से रिलेटेड है, पढ़ने से संबंधित, जो जिस समय शिक्षक पढ़ाता है उस समय उपयोग में लाता है, ताकि एक बेहतर अनुकूलन हो सके उस टॉपिक से संबंधित और विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि दर्शन की कौन सी शाखा मूल्य की प्रकृति से संबंधित है। व्हिच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ वैल्यू। देखते हैं। ऑप्शन ए एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन बी मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा एंड ऑप्शन सी एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा। आप जानते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या होता है, कि इसमें हम ज्ञान से संबंधित अध्ययन करते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करने के हमारे संसाधन कौन कौन से होते हैं, सही और गलत ज्ञान क्या है, हम किसे सत्य और असत्य ज्ञान माने, इसके अलावा जो हमारा ज्ञान है वह कितना वैलिड है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तत्व मीमांसा में जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जो विद्यमान जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी तत्व हैं, जब हम उनका गहराई से अध्ययन करते हैं तो वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है और इसीलिए वो सही नहीं होगा। लेकिन मूल्य मीमांसा क्यों, क्योंकि मूल्य की प्रकृति क्या होता है, उचित अनुचित, व्यवहारिक, सही व्यवहार, गलत व्यवहार, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो व्यवहारिक से संबंधित होती हैं, इसलिए हमारा वो मूल्य है, प्रकृति है। तो मूल्य की प्रकृति से संबंधित है तो मूल्य मीमांसा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, एक्सियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 प्रश्न में आपका स्वागत है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है कि कार्य विश्लेषण संबंधित है। टास्क एनालिसिस इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए विषय वस्तु को एक साथ सिखाने से, ऑप्शन बी विषय वस्तु को टुकड़े में बांटकर सिखाने से, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ यानी कि और बात दोनों, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी विषय वस्तु को टुकड़ों में बांटकर सिखाने से होता है। अब टुकड़ों में बांटकर सिखाने से कैसे, खास करके ये जो प्रयोग किया जाता है वो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि वो क्या है कि बड़े चीज़ों को एक साथ नहीं सीख सकते हैं और इसीलिए हम उनको छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में बांटकर सिखाते हैं ताकि वो उस विषय वस्तु को, उस कंटेंट को बेहतर तरीके से समझ जाए। भले ही टाइम लगे, क्योंकि जो उनका मेंटल प्रोसेस होता है एक सामान्य की भांति नहीं होता है, इसलिए हम उनको
कुछ अलग से एडॉप्टिव टेक्निक अपना करके हम टुकड़ों में बांट करके पढ़ाते हैं, जिससे वो बेहतर तरीके से समझ सकें, सीख सकें। एक साथ अगर सिखा देंगे सब कुछ तो उनका दिमाग क्या है, हैंग हो जाएगा, बिल्कुल सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि प्रश्न 16 जो आपके सामने है कि जब श्रवण बाधित बच्चा बिना सिखाए भाषा सीखता है तो वह संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सवाल बहुत अटपटा है कि जब श्रवण बाधित बच्चा बिना सिखाए, यानी कि भाषा उसको सिखाई नहीं गई, ऐसे ही सीख लिया बिना सिखाए, यानी कि जो वातावरण में कुछ भी हो रहा हो वो अपने आप सीख ले। ऐसा नहीं कि उसको सिखाया गया हो कि नहीं चल बैठ करके सीख, या तुझे सिखाएंगे हम, या तो तेरे लिए टीचर लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। वो समाज में जो हो रहा है, दो चार लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, या घर में कोई एक्टिविटी होती है, घर में कोई बातचीत करता है, वो उसी से सीख लेता है। तो वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक विधि से, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल मेथड यानी कि संरचनात्मक विधि से, ऑप्शन सी लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि से, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक विधि। वही तो नेचुरल है, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, वो प्राकृतिक रूप से स्वयं से सीखता है। संरचनात्मक विधि क्या है? इसी के अंतर्गत हम श्रवणबाधित बच्चों को व्याकरण सिखाते हैं, उनके नियमों को सिखाते हैं। इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के एप्पल टी प्रोग्राम, कलर कोड सिस्टम, वेरीफाइव स्लेट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हम ग्रामर सिखाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक विधि है वो बिना सिखाए पर जोर देती है, यानी कि सिखाना नहीं चाहिए, अपने आप बच्चे को डेवलप होने दो, अपने आप भाषा का विकास होने दो। और जो व्याख्यान विधि आप जानते हैं, एक लेक्चर मेथड है, किस तरीके से जो टीचर का बोलबाला होता है इसमें अपना लगा रहता है भाषण देने में, तो ये लेक्चर मेथड है जिसमें शिक्षक पूरी तरीके से एक्टिव रहता है। ज़्यादातर जो सक्रियता है वो शिक्षक की रहती है व्याख्यान विधि में। तो ये एक अलग है, अगर इसी की रहेगी तो फिर हमारा नेचुरल नहीं हो पाएगा। तो नेचुरल अलग चीज़ है और व्याख्यान और संरचनात्मक अलग चीज़ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, प्राकृतिक विधि। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि प्रश्न 17 में आपका स्वागत है कि कान का परीक्षण कौन करता है। देख लीजिए, कान का परीक्षण कौन करता है, ईयर टेस्टिंग। ऑप्शन ए ऑडियोलॉजिस्ट यानी कि श्रवण विशेषज्ञ, ऑप्शन बी लिंग्विस्ट यानी कि भाषा विशेषज्ञ, ऑप्शन सी साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी स्पेशल एजुकेटर यानी कि विशेष शिक्षक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑडियोलॉजिस्ट यानी कि श्रवण विशेषज्ञ, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू रूल इसी को अधिकार है कि अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि करेगा तो सही रिजल्ट आएगा, करेगा तो नुकसान नहीं होगा। और अगर आम व्यक्ति को दे दोगे चेक करने के लिए तो अनौपचारिक रूप से कर सकता है, औपचारिक रूप से नहीं कर सकता। औपचारिक मतलब कि जब हम मशीनों का प्रयोग करके एक बेहतर व्यवस्थित फॉर्मल रूप में करते हैं तो वो एक ऑडियोलॉजिस्ट ही कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि हमारी मम्मी कर दे तो मम्मी भी कर सकती हैं कि तुम सुन सकते हो कि नहीं, पीछे से थाली बजाएंगी, ताली बजाएंगी, तो अगर उसकी आवाज़ आप तो, लेकिन वो क्या कहलाता है, वो अनौपचारिक हमारा कहलाता है, अनौपचारिक तरीका कहलाता है। लेकिन जो वास्तव में कान का परीक्षण कौन करता है की बात आती है तो यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट यानी कि श्रवण विशेषज्ञ करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और भाषा विशेषज्ञ का काम है कि भाषा सिखाना, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना। मनोवैज्ञानिक का काम है, देखता है किसकी बुद्धि कितनी है, व्यवहारिक का जांच करता है, व्यवहार का भी पता लगाता है। बाकी स्पेशल एजुकेटर अपना टीचिंग काम करता है, किस तरीके से स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए ये तीनों नहीं सही होंगे क्योंकि इनका कंटेक्स्ट अलग है, और जो ऑडियोलॉजी है, ऑडियोलॉजिस्ट है, उसका कंटेक्स्ट इसी से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न देखिए कि AVT का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ AVT। ऑप्शन ए ऑडियो वर्बल टीचिंग, ऑप्शन बी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, ऑप्शन सी ऑडिटरी विजुअल थेरेपी, ऑप्शन डी ऑडिटरी वर्बल टेस्ट। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 19, एमसीक्यू सीरीज 24वें का 19वां प्रश्न जो आपके सामने है, स्नेलन चार्ट संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए हियरिंग टेस्ट यानी कि श्रवण परीक्षण से, ऑप्शन बी विजुअल टेस्ट यानी कि दृष्टि परीक्षण से, ऑप्शन सी एडजस्टमेंट टेस्ट यानी कि समायोजन परीक्षण से, या फिर ऑप्शन डी सोशल इंटरेक्शन टेस्ट यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया परीक्षण से। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विजुअल टेस्ट यानी कि दृष्टि परीक्षण। स्नेलन चार्ट क्या होता है कि हम विजुअल इक्विटी को देखते हैं, कितना बारीक से बारीक किसी अक्षर को या किसी आकृति को देख पाता है या नहीं। कभी आप आंखों की जांच कराने गए होंगे तो जो चेक किया जाता है वो आपके सामने शीशा रहता है और पीछे चार्ट लगा रहता है, तो वही चार्ट आपका स्नेलन चार्ट कहलाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी विजुअल टेस्ट सही होगा। क्योंकि जो श्रवण परीक्षण इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि वो तो हियरिंग से रिलेटेड है, और एडजस्टमेंट ये अपना समायोजन से है, और सोशल इंटरेक्शन जो हमारा सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में जो अपना बातचीत कैसे इंटरेक्शन, लैंग्वेज क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर पाता। तो अगर सोशल अंतःक्रिया परीक्षण ज़्यादातर ऑटिज्म बच्चों का किया जाता है क्योंकि सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम उन्हें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अकेले में खोए रहते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि इंटरेक्शन क्या होता है, समाज क्या होता है। तो फिर उनको चेक किया जाता है, फिर उनको धीरे 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 टीच करके उनको लेवल में लाया जाता है, बट इतना संभव नहीं होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20वां प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लगभग कितनी थी। ऑप्शन ए 2.68 करोड़ यानी, ऑप्शन बी 3.68 करोड़, ऑप्शन सी 4.68 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 5.68 करोड़। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2.68 करोड़, यानी कि इस समय 2011 में लगभग 121 करोड़ जनसंख्या थी, और उसमें से 2.68 करोड़ डिसेबल्ड थे। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2.21 लगभग 2.21% जो विकलांग व्यक्ति थे भारत में। तो ये आज के हमारे MCQ सीरीज 24 के 20 प्रश्न, 25 प्रश्न नहीं हैं, केवल 20 ही प्रश्न हैं आज इस सीरीज में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए होंगे और आपके काम आएंगे एग्ज़ाम में। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और ये सीरीज में जो प्रश्न हैं वो कैसे हैं। साथ ही अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा सकें। इसके अलावा बहुत सी सीरीज हैं, बहुत से वीडियोस हैं, आप चैनल में जाइए देखिए। अगर आपको नहीं मिलता चैनल तो लर्निंग फॉर ऑल बाय सुल्तान सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा यूट्यूब में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तक शेयर करें और खुद भी लाभ लें, दोस्तों को भी लाभ दें।